वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल पार्ट 11 में एक ऐसे क्वेश्चंस को लेकर जिससे कि हम लोग तीन मेथड को एक साथ समझ पाएं कार्यशील पूंजी के, यानी कि वर्किंग कैपिटल के ट्रेडिशनल मेथड को, वर्किंग कैपिटल के प्रोजेक्टेड P&L मेथड को और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट को। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से तीनों मेथड को समझेंगे। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड के बारे में मैंने आपको फॉर्मेट बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया कि भारत की सबसे बेस्ट अगर वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने की अगर मेथड है तो वो ट्रेडिशनल मेथड यानी परंपरागत विधि है। तो आज हम जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें तीनों ही मेथड्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो एग्जाम्पल है आपका, देखिए, ऑन द 1st जनवरी 2015 the board of director of Big and Small Limited designed to know the amount of working capital that will be required to meet the program they have planned for the year. You have been requested to estimate of working capital requirement for the following information. देखिए, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और उस बेस पे हम वर्किंग कैपिटल का क्या करेंगे, उसका स्टेटमेंट तैयार करेंगे। इसके साथ ही हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखिए क्या दे रखा है, इश्यूड कैपिटल 4 लाख, यानी कि जो पूंजी निगमित की है वो 4 लाख है। 10% के डिबेंचर हैं 1 लाख के और फिक्स असेट्स आपको दे रखी है। फिक्स असेट्स कितनी है, 4 लाख। क्लियर है? तो 4 लाख की आपको स्थायी संपत्ति दे रखी है। साथ ही साथ वो क्या कह रहा है कि एक वर्ष में उत्पादन 1,20,000 इकाइयाँ थी, यानी गत वर्ष में जो उत्पादन हो रहा था, लास्ट ईयर जो उत्पादन था वो 1,20,000 यूनिट्स का था। ये प्रस्ताव है कि इस वर्ष में भी इसे इस स्तर पर रखा जाएगा, यानी कि यही 1,20,000 यूनिट्स यूज की जाएगी, यानी ऐसा ही लेवल रखा जाएगा करंट ईयर में भी। बात करते हैं लागत का विक्रय मूल्य से संभावित अनुपात इस प्रकार है, यानी कि रॉ मटेरियल के लिए दे रखा है 60%, वेजेस के लिए दे रखा है 10% और ओवरहेड के लिए दे रखा है 20%। क्लियर है आपको? इसके साथ ही आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, रॉ मटेरियल के लिए दे रखा है 1 मंथ, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए भी दे रखा है 1 मंथ और आपको कस्टमर्स को सुपुर्दगी की प्रतीक्षा में निगमित माल को गोदाम में, यानी कि फिनिश गुड का जो माल गोदाम में रखना है वो है 2 मंथ। साथ ही डेटर्स का भी कितना दे रखा है, 2 मंथ, यानी कि फिनिश गुड के लिए भी 2 महीने हैं और आपका डेटर्स के लिए, देनदार के लिए भी 2 महीने हैं। क्लियर है? कच्ची सामग्री की सुपुर्दगी तिथि, यानी कि रॉ मटेरियल जब हमें मिल जाएगा बिजनेस में तब क्रेडिटर का टाइम पीरियड स्टार्ट होगा और वो है 3 मंथ। क्लियर है? सेलिंग प्राइस दे रखी है आपको यूनिट 5, प्रोडक्शन और विक्रय के लिए नियमित रूप से जारी रहेगा। ये जो आपको दे रखा है उत्पादन व विक्रय चक्र नियमित रूप से जारी रहता है, ये लाइन दे रखी होती है, हमें एडजस्टमेंट करना होता है वर्क इन प्रोग्रेस में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें मटेरियल को तो मानना है 100%। क्लियर है? जबकि आपको जो कह सकते हैं इसके साथ लेबर और ओवरहेड है, लेबर और ओवरहेड इन दोनों को मानना है 50%। क्लियर है? साथ ही कंटीजेंसी आपको दे रखा है कितना है, 10%, और इसका एडजस्टमेंट ध्यान रखिएगा हमेशा ट्रेडिशनल मेथड के स्टेटमेंट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ट्रेडिशनल मेथड के स्टेटमेंट के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये क्वेश्चन था जो कि बता रहा है कि एक सारे के सारे बैलेंस शीट का भी इंफॉर्मेशन है, P&L के लिए भी इंफॉर्मेशन है और हमें ये बनाना है। यानी कि दे रखा है कि जो आपका रॉ मटेरियल है उसके लिए कितना दे रखा है, 1 मंथ। फिनिश गुड के लिए जो टाइम पीरियड है वो डिस्पैच के 2 मंथ का माना गया है। ठीक है? और क्रेडिट अलाउड डेटर्स का कितना है, 2 मंथ। क्लियर? और क्रेडिटर का भी दे रखा है 3 मंथ। सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 5% और जब ये लाइन दे रखी रहती है, सेलिंग एंड प्रोडक्शन follow a consistent pattern
और साथ ही कंटीजेंसी का दे रखा है 10%। ये लाइन आपको क्या कह रही है, समान या आप कह सकते हैं रिलेवेंट यानी कि संगत माना गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। या तो ये आपको कंसिस्टेंट मीनिंग हो सकता है या फिर आपको दे रखा होगा रिलेवेंट यानी कि संगत, दोनों में से एक कोई भी वर्ड दे रखा हो सकता है। क्लियर है? यानी हिंदी में इसे कहते हैं संगत और समान, यानी एक जैसा रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना कि कैसे स्टार्ट किया जाएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड में मैंने आपको बताया था। स्टेटमेंट बनाना है किसका एस्टिमेट लगाने के लिए सबसे पहला जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें एस्टिमेट लगाना होगा वर्किंग कैपिटल का, एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रेडिशनल मेथड का देखा था कि कैसे हमने बनाया था। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है। इसके दो कॉलम बनेंगे। फर्स्ट बनेगा करंट असेट्स का। ठीक है, करंट असेट्स में स्टॉक आपको दे रखा था। स्टॉक को कैसे निकालेंगे, रॉ मटेरियल स्टॉक को 1,20,000 यूनिट थी। ठीक है, और यहां पे हमको डायरेक्ट रेट नहीं निकाल के दिया था। क्वेश्चन में कैसा था, डायरेक्ट रेट नहीं थी, हमें परसेंटेज दे रखा था 60%, 10% और 20%। जब परसेंटेज दे रखा होता है तो आपको ध्यान रखना है 60, 10 और 20% दे रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये मटेरियल का है, ये लेबर का, ये ओवरहेड का, तो हम इसे 5% जो हमारी क्या कह सकते हैं 5 रुपीज क्या है हमारी सेलिंग प्राइस थी, तो उसका 60% निकालेंगे। 5 का हम लोग निकालेंगे 10% और 5 का ही हम निकालेंगे 20%। तो ये आ जाएगा 3, 0.5 और ये 1। क्लियर है? तो ये हमें रेट पता चल गई है। जब परसेंटेज में हो तो सबसे पहला आपको ऐसे रेट निकालनी है। 3 मल्टीप्लाई कर देंगे इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड कितना था 1 मंथ, तो 1/12। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 30,000। क्लियर है? उसी तरह से हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस का निकालेंगे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। 1,20,000 आपको यूनिट यूज करनी है। जो मंथ है वो आपको दे रखा है 1 मंथ, और मटेरियल की यूनिट कितनी आई हमारे पास 3, अभी जब हमने सॉल्व किया। इसको सॉल्व करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी आपकी 30,000। लेबर का करेंगे तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई यूनिट कितनी निकली है लेबर की 0.5, और इसे हमें 1/2 करना है। मैंने अभी आपको बताया कि एक लाइन दे रखी होती है क्वेश्चन में और उसका एडजस्टमेंट हमें करना होता है। उत्पादन एवं विक्रय चक्र नियमित रूप से जारी रहता है। ये एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस के लिए किया जाता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,500। ओवरहेड का भी हमें 1,20,000, टाइम पीरियड ओवरहेड का कितना है 1 मंथ, वही, साथ ही साथ इसकी जो रेट है वो है 1। ठीक है, और ये हमें 12 करना है डिवाइड। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/2। 1/2 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें लेबर ओवरहेड का 50% लेना है।
तो ये आ जाएगा आपके पास में 5000। क्लियर है? इनकी टोटल हम बाहर लिख देंगे तो 37,500। बात करते हैं थर्ड की, यानी फिनिश गुड की। क्लियर है? तो फिनिश गुड का हम देखें, बात करें तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वही आपका 1,20,000। इसमें सिंपल ही होगा, यूनिट आपकी 3 है, पर यूनिट 3 हमने जो निकाली सबके लिए वही यूज होगी। टाइम पीरियड जो फिनिश गुड का दे रखा है वो आपको 2 मंथ दे रखा है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा आपका 60,000। ठीक है? 1,20,000 यूनिट्स, रेट है 0.5, टाइम पीरियड वही 2/12। ठीक है? इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारे पास आंसर 10,000। ओवरहेड का भी आप इसी तरह से निकालेंगे, मल्टीप्लाई 1 क्या है उसकी यूनिट, और इसका आंसर आ जाएगा 20,000। क्लियर है? तो इसकी जो टोटल है वो हम लिख देंगे 90,000। आई होप आपको ये तीनों ही निकालना, देखिए रॉ मटेरियल का संबंध लेबर ओवरहेड से नहीं होता है, सिर्फ मटेरियल से होता है। क्लियर है? वर्क इन प्रोग्रेस का संबंध तीनों से होगा, मटेरियल से भी होगा, लेबर से भी होगा और ओवरहेड से भी होगा। फिनिश गुड, माल जब बन जाता है उसका रिलेशन भी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड से होता है। क्लियर है? बात करते हैं आगे कि अब हमें निकालना है हमारा पॉइंट डेटर्स का। डेप्टर्स में देखिए कैसे निकालेंगे, वही मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। 1,20,000 दे रखी है यूनिट, और डेप्टर्स वही यूज करना है। मटेरियल की रेट कितनी है 3, और टाइम पीरियड दे रखा है 2/12। उसके बाद में यहां लेबर का जो यूनिट आएगा वो भी कितना आएगा 1,20,000 और 0.5 और 2/12। क्लियर है? जब क्वेश्चन में दे रखा होता है कि आपको डेप्टर्स को सेल्स पे निकालना है तब हम इसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं दे रखा होता है तो हम इसे कॉस्ट पे निकाल रहे हैं। क्लियर है? इसे सॉल्व करने के बाद हमारे आंसर वही सेम जो हमने फिनिश गुड में निकाला था, 60,000, 10,000 और 20,000। इसकी टोटल भी आ जाएगी 90,000। क्लियर है? तो यहां हम इन सब की टोटल कर लेंगे कि 30,000, 37,500, 90,000 और ये 90,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल करंट असेट्स यानी कि ए, और ये हमारे पास में आ जाएगा 2,47,500। क्लियर है आपको? तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसमें से लेस कर देंगे, लेस करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में सिर्फ हमें पास क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन है, लैग इन एक्सपेंसेस या हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं दे रखा है। क्रेडिटर का संबंध हमेशा रॉ मटेरियल से होता है, इसीलिए रॉ मटेरियल की रेट कितनी थी 3, यानी मटेरियल की रेट कितनी थी 3। ठीक है? और इसके मंथ कितने दे रखे हैं 3/12, यानी 3 महीने दे रखे हैं, इसीलिए अपन डिवाइड इसे 12 से करते हैं। क्लियर है? और ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 90,000। इसको लेस करने के बाद, ठीक है, इसको लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगी वर्किंग कैपिटल। ठीक है? वर्किंग कैपिटल वो कितनी आएगी 1,57,500, और इसमें हम ऐड कर देंगे, क्या दे रखा था 10% कंटीजेंसी। तो ये हमें ध्यान रखना है। और 1,57,500 का 10% कितना हो जाएगा? क्लियर है? 15,750। इसे ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा वो है 1,60,000
73,250 और ये हमारी होगी नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लियर है? तो चलिए हमने एक स्टेप पूरा कर लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट की। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में आप हेडिंग डाल दीजिएगा प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट को बनाने से पहले हम प्रोजेक्टेड P&L बनाएंगे, प्रोजेक्टेड P&L। ठीक है, इसको बनाने के लिए आपको पता है दो साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहला हम लिखेंगे बाय सेल्स। बाय सेल्स कैसे आएगी? 1,20,000 हमारे पास यूनिट था क्वेश्चन में और 5 सेल की रेट थी। ठीक है, सेलिंग प्राइस 5 दे रखी थी, तो ये हमारे पास सेल आ जाएगी, कितना बिक रहे हैं? 6 लाख। यहां लिखेंगे टू रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कैसे निकालेंगे? 6 लाख जो आपकी सेल्स आई है उसका निकालेंगे 60%। उसी तरह से हम निकालेंगे टू लेबर, टू ओवरहेड्स और वही 6 लाख का जो लेबर की रेट कितनी थी? 10%। उसी तरह से ओवरहेड का कितना होगा? 6 लाख मल्टीप्लाई 20%। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,60,000 और ये आ जाएगा हमारे पास 1,20,000। ठीक है, अब हम बात करें आगे। तो देखिए ये सारा निकालने के बाद हम देखेंगे 6 लाख में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 60,000। क्लियर है? तब ये हमारी टोटल इक्वल हो जाएगी कितनी? 6 लाख से। क्लियर? ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? बाय जीपी यानी ट्रांसफर कर देंगे इसे। ठीक है, ये बैलेंस बीडी बन जाएगा और ये हो जाएगा 60,000। क्लियर? अब यहां पे हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखना है कि कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है या नहीं। तो देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा था डिबेंचर 10% डिबेंचर कितना दे रखा है? 4 लाख। क्लियर है? यानी 10% डिबेंचर का, सॉरी डिबेंचर नहीं है, ये शेयर कैपिटल है। डिबेंचर कितना दे रखा है? 1 लाख दे रखा है 10% का। ठीक है, तो चलिए और यहां आ जाएगा आपका डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, और ये आ जाएगा 10,000। 10% थे 1 लाख पे, तो 10,000। यहां आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। 60,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50,000। हमने प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट से पहले प्रोजेक्टेड P&L इसलिए बनाया है ताकि हम नेट प्रॉफिट निकाल पाएं। क्लियर है? तो ये सिंपल सी एक क्या कह सकते हैं, आपका P&L है, प्रोजेक्टेड P&L, जो आपके वर्किंग कैपिटल का मेथड है। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट मेथड हो गया 4 नंबर हो गया, क्योंकि फर्स्ट हमने ऑपरेटिंग सर्कल पढ़ा था, सेकंड हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, फोर्थ हमने कैश इन फ्लो पढ़ा था और ये आपका हो गया 5th मेथड प्रोजेक्टेड P&L बैलेंस। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट की। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, इस क्वेश्चन से आपको तीनों ही मेथड समझ में आ जाएगा। इसमें भी आप जानते हैं कि 2 साइड्स होती है प्रोजेक्ट बैलेंस शीट में। एक होता है आपका असेट साइड और एक होती है लायबिलिटी साइड। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम लिखेंगे इश्यू
इश्यूड कैपिटल, और वो दे रखी है 4 लाख। ठीक है, अभी हमने P&L से P&L अकाउंट का निकाला था बैलेंस। ठीक है, कितना निकाला था? 50,000। डिबेंचर आ जाएंगे 10%। डिबेंचर कितने थे? डिबेंचर है आपके पास 1 लाख के। क्लियर है? उसके बाद में आपको यहां लिखना है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स थी 4 लाख। अब एक चीज आपको याद रखनी है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में हमने वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बना लिया था, हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहां सबसे पहले बात करते हैं करंट असेट्स की। उसमें हमने स्टॉक निकाला, रॉ मटेरियल स्टॉक था, अमाउंट आई थी 30,000। ठीक है, उसके बाद में हमने वर्क इन प्रोग्रेस निकाला, वो था 37,500। क्लियर है? उसके बाद में हमने फिनिश गुड का स्टॉक निकाला और वो था 90,000। तो ये सारे के सारे स्टॉक हमारे पास आ गए और इसकी टोटल आ गई 1,57,500। ऐड इसमें हम कर देंगे डेप्टर्स को और वो आए थे हमारे पास 90,000। इसको ऐड करने के बाद टोटल कितनी थी? 2,47,500। बैलेंस शीट को बनाना बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने स्टेटमेंट बना दिया है वर्किंग कैपिटल का। लेस कर देंगे करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में सिर्फ क्रेडिटर थे 90,000 के, लेस कर देंगे। लेस करने के बाद ध्यान रखिएगा यहां पे आपकी टोटल कितनी आ रही है? इस साइड की टोटल, इस साइड की टोटल आ रही है 4 लाख, 1 लाख, 5 लाख और 5,50,000। 5 लाख, सॉरी, $5,50,000। तो ये हमारी आ गई है टोटल प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट की। लेकिन यहां पे आपकी टोटल नहीं आएगी क्योंकि यहां पे हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट निकलेगा बैलेंस इन फिगर। क्या निकलेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये हमारा बैलेंस इन फिगर निकलने वाला है और ये है हमारा आया है टोटल 7,500। क्लियर है? इसकी टोटल हम 7,500 लिखकर बैलेंस इन फिगर की यहां लिख देंगे। टोटल ये जो आई है 1,50,000। ठीक है, तब हमारी टोटल यहां पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बैलेंस शीट की टोटल मिल जाएगी 5,50,000। क्लियर है? तो ये था एक ऐसा क्वेश्चन जिससे हमने तीनों चीज एक साथ देखी थी। ट्रेडिशनल, सबसे पहला हमने स्टेटमेंट बनाया, स्टेटमेंट बनेगा वर्किंग कैपिटल का। उसके बाद में हमने प्रोजेक्टेड P&L बनाया जो कि आपको क्या करना है, यूनिट से सेलिंग प्राइस को, जो यूनिट्स दे रखी होगी क्वेश्चन में उसको हम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो सेलिंग प्राइस कितनी थी? 6 लाख आ गया। 6 लाख का 60% रॉ मटेरियल, 6 लाख का 10% लेबर और 6 लाख का 20% आ जाएगा ओवरहेड, और देन रिमेनिंग आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर देंगे इधर। ठीक है, फिर हमारा देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें डिबेंचर दे रखे हैं 10% के, तो हम यहां लिख देंगे। देन नेट प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। प्रोजेक्टेड द P&L और स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल का बनाने के बाद प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बहुत इजी होती है बनाना। ठीक है, तो ये इजी क्यों होती है? क्योंकि देखिए इश्यूड कैपिटल डायरेक्ट दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं आई थी, 4 लाख दे रखा है क्वेश्चन में। उसके बाद में P&L दे रखा है आपको बैलेंस इन फिगर में, तो वो हमने लिख दिया है कितना? 50,000 जो हमारे प्रोजेक्टेड P&L से आया था। ठीक है, 10% डिबेंचर दे रखा था 1 लाख का। इधर फिक्स असेट्स आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है
करंट असेट्स, यहां से लेकर ये सारा जो स्टेटमेंट बनाया वर्किंग कैपिटल का हमने स्टेटमेंट वाला अमाउंट यूज किया है। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का स्टॉक आया था 30,000, ये देखिए ये हमने रॉ मटेरियल निकाला था, यहाँ पे 1,20,000 मल्टीप्लाई 3 और ये करके बस ये अमाउंट हमें यूज करनी है। क्लियर है आपको? और उसके बाद में बैलेंसिंग फिगर निकलेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा और वो बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट का आएगा 7,500 का। ठीक है, तो ये हमने कह सकते हैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड P&L और साथ ही साथ हमने ट्रेडिशनल मेथड को कंप्लीट किया। तो ये आपके वर्किंग कैपिटल के मेथड जो हम कह सकते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। वर्किंग कैपिटल मेथड्स, चाहे थ्योरी का क्वेश्चन आए चाहे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए। ठीक है, सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग सर्कल किया था, सेकंड ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में दो तरह के हमने फॉर्मेट बनाई थी, एक ट्रेडिंग कंपनी हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो। उसके बाद में हमने कैश इनफ्लो फॉरकास्ट, ठीक है, तो ये हमने बनाया था कैश इनफ्लो का फॉर्मेट। देन आज हमने क्वेश्चन जो लिया उस क्वेश्चन से हमने जो नेक्स्ट जो लास्ट हमारे बचे थे प्रोजेक्टेड P&L मेथड और उसका भी लास्ट हमारा पास मेथड था प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। तो ये पांचों मेथड हमने अब कंप्लीट कर लिए हैं। कोई जहाँ तक बात करते हैं इंपॉर्टेंट मेथड की, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जो बनेगा ये ऑपरेटिंग सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंट है और 15 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो हमेशा जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसका बनता है। क्लियर है? एग्जाम में जब थ्योरी का क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल फ्लो चार्ट बनाना है मेथड्स का, वर्किंग कैपिटल मेथड्स, और आपको पांचों मेथड के नाम ऐसे लिखकर उसके बारे में बताना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक दूसरे टॉपिक के साथ वर्किंग कैपिटल का। ओके, थैंक यू।